नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल मिस्टर दास पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं एक नई टॉपिक के बारे में, जिससे हम जानेंगे यूपीएस यानी यूनिफाइड पेमेंट स्कीम क्या है एंड कब से लागू होगा, एंड ये एनपीएस यानी न्यू पेमेंट स्कीम एंड ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जिससे हम यूपीएस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये क्या है और कैसे चालू होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये कब आया, क्यों आया एंड कब से चालू होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो यूपीएस है, ये 24 अगस्त 2024 को यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है, जो कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक एश्योर्ड पेंशन देने में सहायक होगा। एंड ये जो स्कीम है, ये 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से चालू होने वाला है। तो दोस्तों, अभी जो रिसेंटली पेंशन स्कीम चल रहा था वो था एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज एंड अपोजिशन पार्टी बहुत सारा विरोध कर रहे थे एंड प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो उसके समाधान के लिए अभी रिसेंटली जो पेंशन स्कीम लाया गया वो ही यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको दोस्तों, सबसे पहले यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सारे पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड इसके बाद में ओपीएस एंड एनपीएस के बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यहाँ पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एश्योर्ड पेंशन, दूसरे में है एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड तीसरे में है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इन सारी कैटेगरीज को मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो है एश्योर्ड पेंशन, उसके तहत ये बोला गया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज है जो कि मिनिमम 25 साल तक सर्विस दिया है, उसका रिटायर होने से पहले जो लास्ट 1 ईयर का सैलरी था, उसके एवरेज से 50% अमाउंट वो पेंशन के रूप में मिलेगा। मान के चलो मिस्टर राम अपना 25 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस किए हैं एंड उनका लास्ट 1 ईयर में जो सैलरी था वो 1 लाख पर मंथ था। तो उसके हिसाब से 1 लाख की 50% यानी 50,000 उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी ऐड किया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो कि 10 से 25 साल तक सर्विस दिया है, मतलब 10 साल से ऊपर या फिर 25 साल के नीचे तक सर्विस दिया है, उनको प्रोपोर्शनेट तरीके से ये अमाउंट मिलेगा। हो सकता है कि उनके नंबर ऑफ ईयर्स को देख के उनका पेंशन का परसेंटेज डिसाइड किया जा सकता है। आते हैं सेकेंड कैटेगरी एश्योर्ड फैमिली पेंशन की। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है जिनकी सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उनकी फैमिली वालों को पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे उनके डेथ के जस्ट 1 मंथ पहले जितनी पेंशन मिला था उसका 60% पेंशन के रूप में उनके फैमिली वालों को मिलेगा। मान के चलो मिस्टर श्याम जो है वो 50,000 की पेंशन पा रहे थे 2024 जनवरी तक एंड फरवरी पे उनका डेथ हो जाता है। तो इसके बाद उसको फैमिली वालों को 50,000 का 60% यानी 30,000 एश्योर्ड पे फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। इसके तहत अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है जो मिनिमम 10 साल की सर्विस दिया है एंड अगर उनका सैलरी का 50% 10,000 से नीचे हो रहा है, फिर उनको 10,000 ही दिया जाएगा एज ए मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। मान के चलो अगर मिस्टर गोपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना 10 साल का सर्विस दिया है एंड उनका लास्ट 1 ईयर का सैलरी का एवरेज 18,000 हो रहा है, तो 18,000 का 50% यहाँ पे 9,000 हो रहा है। लेकिन इस कैटेगरी के तहत मिस्टर गोपाल को यहाँ पे 10,000 की एश्योर्ड पेंशन ही मिलेगा। इन तीन कैटेगरीज को डिवाइड करने के बाद एक्स्ट्रा कुछ दो पॉइंट भी मेंशन किया गया है, जिसके तहत इन तीन कैटेगरीज एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड मिनिमम एश्योर्ड पेंशन के साथ साथ डीआर यानी डियरनेस रिलीफ जो दिया जाता है, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, वो जो हो गया वो कभी बढ़ाया जाता है कभी घटा दिया जाता है, ये सभी भी उनके साथ साथ अलाउ किया जाएगा। दूसरे में आता है लमसम पेमेंट एज सुपर अन्वेषण। मतलब जब कोई रिटायर होता है तो उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है, तो ये अमाउंट कैसे मिलेगा ये भी डिसाइड किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है अपने सर्विस करने वक्त के 6 महीने बाद जो मंथली एम्यूलमेंट है उसका 1/10 यहाँ पे काट दिया जाएगा, जो कि लास्ट को सुपर अन्वेषण के टाइम पे वो सब जुड़ के मिल जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितने सारे एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज है उनको एक ये सुविधा मिल सकता है, जो कि 23 लाख एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड ये ऑप्शन ये सारे स्टेट के सरकार को भी दिया गया है, अगर वो चाहे तो अपने स्टेट में ये यूपीएस का स्कीम जो है चालू कर सकते हैं। एंड अगर वो सारे इसके सारे स्टेट के सरकार इनको लागू कर देते हैं तो टोटल 90 लाख एम्प्लॉयज को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आपको इस वीडियो में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल्स में पता चल गया होगा। अभी आगे वीडियो में हम एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम एंड ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जो है वो 1 जनवरी 2004 को इंडिया में चालू कर दिया गया था
एंड इससे पहले जो चल रहा था वो था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो 5 जनवरी 2004 के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भर्ती हुई थी उनको न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया था। एंड इससे पहले तो दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम के पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो भी यूपीएस की तरह बराबर था। उसपे भी 50% ऑफ बेसिक पे के आधार पे सैलरी के आधार पे उनको पेंशन दिया जा रहा था एंड इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी उस पे भी शामिल था। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसके लिए कोई स्पेशल फंडिंग नहीं हो रहा था, मतलब सरकार ने कोई रिजर्व नहीं बना रखे थे इसके लिए। लेकिन स्टेट एंड यूनियन से जो बजट का जो पैसा आ रहा था ना उसका एक बड़ा पोर्शन ये ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दिया जा रहा था, जो कि सरकार की बजट पे एक बड़ा असर बना रहा था एंड ये अल्टीमेटली ये देश की इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में सेंटर का जो पेंशन बिल था वो 3272 करोड़ का था एंड ये अमाउंट 2020 एंड 21 तक ये अमाउंट 58 टाइम्स बढ़कर 1,90,000 करोड़ तक पहुंच गया था। वहीं हम स्टेट की बातें करें तो ये अमाउंट 3000 करोड़ से बढ़ के 3,86 करोड़ तक पहुंच गया था, यानी एक 125 टाइम्स बढ़ गया था। तो दोस्तों ये जो इतना सारा पैसा दिया जा रहा था ये सरकार की बजट पे बहुत बड़ा असर डाल रहा था, तो सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम को लाने की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 5 जनवरी 2004 पे एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया था। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एनपीएस में ऐसा क्या था कि लोग और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज थे जो ऑपोजिशन थे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते। तो बेसिकली इसका दो रीजन था। पहला रीजन जो था इस पे जो पेंशन का अमाउंट था वो एश्योर्ड नहीं था एंड सेकेंड रीजन जो था ये मेन रीजन था। इसमें क्या होता था ना, एम्प्लॉइज का जो सैलरी होता था उसमें कुछ परसेंट कट कर दिया जाता था एंड इसको पेंशन फंड पे डाल दिया जाता था एंड वही सेम अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी डाल दिया जाता था। मान के चलो पहले तो ये अमाउंट 10% तक था, लेकिन 2019 के बाद उसको बढ़ाकर 14% कर दिया गया था। मान के चलो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 50,000 सैलरी था तो उसका 13% जो है 7,000 वो एम्प्लॉइज के सैलरी से कट होकर पेंशन फंड पे डाल दिया जाता था एंड उतना ही 7,000 जो है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डाल दिया जाता था। एंड ये जो 14,000 पेंशन फंड पे जा रहा था इसको एम्प्लॉइज को चूज करना था कि ये कौन सा स्कीम पे डाले। बेसिकली एनपीएस का जो था वहां पे कुछ स्कीम्स थे जिसमें प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी शामिल थे जिसका लो रिस्क टू हाई रिस्क तक का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था, स्कीम्स था। इसमें एम्प्लॉय चूज कर सकता है कि मैं कौन सा स्कीम पे पैसे को लगा सकता हूँ। एंड ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे ये आपके पैसे को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ताकि आपके पैसे का ग्रो हो सकता है एंड ये आपके रिटायरमेंट के बाद ये जो पैसा था वहां पे आपको पेंशन के तौर पर दिया जा रहा था। तो इस स्कीम में पहले तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एश्योर्ड पेंशन तक नहीं मिल रहा था, बाद में उन्हीं के सैलरी पे कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा था। तो इनके खिलाफ जो है अपोजिशन पार्टी एंड सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनकी डिमांड को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2023 में फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ जी के अंडर उनके अध्यक्षता के अंडर एक कमेटी का गठन करते हैं एंड इस कमेटी में अलग अलग राज्य सरकार के साथ 100 से भी ज्यादा मीटिंग्स हुए एंड सबके रिकमेंडेशन के बेसिक पे ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू किया गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय एनपीएस के अंडर कुछ कम पेंशन पा रहा था एंड यूपीएस के अंडर उसका अमाउंट वेरी कर रहा है तो वो जो अमाउंट वेरी कर रहा है उसका एरियर अमाउंट जो है वो भी उस एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ। मान के चलो अगर कोई एम्प्लॉय 2019 में ही अपना रिटायरमेंट ले लिया गया था एंड एनपीएस के अंडर को 40,000 का पेंशन पा रहा था एंड यूपीएस के अंडर उसका 50,000 का पेंशन हो रहा है, तो बाकी का जो 10,000 का एरियर अमाउंट रहा वो भी इंटरेस्ट के साथ उस एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ एंड रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।